आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, इलियास साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को बोलने का यहाँ पे मौका मिला। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जो भी इस संघर्ष में हमारे साथ आए, आप सारे लोग, और खासकर जब हम लोग आंदोलन में थे तो इलियास और हमारे जैसे हमारे माँ पिताजी जितने चिंतित थे, लेकिन एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि जिस मजबूती के साथ, जिस पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ वो लोग हमारे साथ खड़े रहे, मैं उन सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम करना चाहता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जब ये सारी घटनाएं चल रही थी तो इस दौर में हम लोग जेएनयू क्या चीज है, जेएनयू किस चीज के लिए खड़ा होता है, उसको लेके हम लोग पूरे देश भर में अपनी आवाज को वहां पे पहुंचाने के लिए हम लोग वहां गए। मैं उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जब हमारी टीम, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, मुजफ्फरपुर में गया। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं। मुजफ्फरपुर में वहां पे मैं जेएनयू बोल रहा हूं, जेएनयू स्पीक्स नाम से वहां पे प्रोग्राम रखा गया था और उसमें तमाम तरक्की पसंद, अमन पसंद लोग अपनी बात कहने के लिए वहां पे आए थे, जिसमें पुराने जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष और प्रोफेसर, टीचर्स, सारे लोग उस एक मंच पे इकट्ठा थे। कविता जी वहां पे इकट्ठा थी। हम लोग अपनी बात वहां पे बयान कर रहे थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को कह रहे थे कि हम गाय की रक्षा करने के लिए यहां पे आए हैं, गो रक्षा वाहिनी के सदस्य वहां पे थे, आरएसएस के सदस्य मुश्किल से 20 और 25 की संख्या में रहे होंगे, अपने हाथ में लाठी और डंडे लेकर, पत्थर लेकर वहां पे आए हुए थे। नीतीश बाबू की सरकार है, पुलिस के सामने 1.5 घंटे तक उन्होंने पत्थरबाजी की, लाठी लेकर हमें मारने के लिए दौड़े। लेकिन बेहद गर्व के साथ हम वहां कहना चाहते हैं कि वहां पे 150 की संख्या पे महिलाएं और आसपास के आम लोग हम लोगों को वहां पे सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। और जिस नारे के लिए हम लोगों को देशद्रोही करार दे दिया गया, पूरे 2 घंटे तक वहां पे आजादी के नारे पूरे शहर में गूंजने लगे। और आज के दौर में हम पूरे गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि जो हमें राजद्रोह के आरोप में हम लोगों को राजद्रोही, देशद्रोही बना दिया गया है, ऐसे निजाम के खिलाफ यदि हम राजद्रोह भी करना चाहें तो गर्व के साथ हम उसे सीने पे चिपका लेना चाहते हैं कि हाँ, हम ऐसे निजाम के खिलाफ हम लोग राजद्रोह करेंगे जो हम सारे लोगों के खिलाफ है, जो सवाल उठाना चाहते हैं। और दोस्तों, ये यकीनी तौर पे आपको कहना चाहते हैं कि पूरे देश भर में, जिसको खुद ये कहते हैं कि जो 70% लोग 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, उनको इस बात की फिक्र होती है कि अगले जून में वो रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उन सारे लोगों की आवाज को बुलंद करने की जो सजा हमें मिली है, उस सब को हम हंसते हंसते स्वीकार करना चाहते हैं। आप लोगों को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आखिर हमारे खता क्या थी, हमारी खता क्या थी। जिन लोगों पे सिटीजन चार्जेस लगा, मैं उनका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। हमारे मंच पे हमारे यूनियन के सेक्रेटरी मौजूद है, रामा नागा। वो ऐसे परिवार से आते हैं कि उनके पिताजी चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जब उनको पता चला कि उनके बेटे पे ये चार्ज लगे हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रेन का टिकट खरीदकर अपने बेटे से मिलने आ सके। आपने सुना होगा कि हमारे प्रेसिडेंट कन्हैया, उनकी मां 3000 दिहाड़ी पर अपना काम करती हैं। अनंत प्रकाश नारायण, जिन पे भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, एक दलित परिवार से आते हैं, 3य श्रेणी कर्मचारी के बच्चे हैं और किसी तरह मेहनत करके जेएनयू में पढ़ने आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल 3 लोग नहीं हैं, ऐसे 60% लोग हमारे जेएनयू में पढ़ते हैं, जो देश के सबसे हाशिए तबके पे खड़े हुए लोग, वो जेएनयू में किसी तरह पढ़कर आते हैं। लेकिन जेएनयू में आने के बाद क्या करते हैं? हमारे कैंपस में एक नारा लगता है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। काफी सारे स्पीकर्स अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कैंपस में हमारे एक प्रेसिडेंट रहे थे,
जिनको सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनका नाम चंद्रशेखर था, उनको प्यार से हम लोग चंदू कहते हैं। वो एक बात कहा करते थे कि समाज से इतना बहुत कुछ लिया है, हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि समाज को हम लोग वापस करें। और आने वाली पीढ़ियां यदि आपसे पूछेंगी कि देश के सबसे हाशिए पे खड़े हुए लोग जब अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पे उतरे हुए थे, तो आप लोगों से पूछेंगे कि आप खड़ा कहां थे। और हम छाती चौड़ी करके ये कहेंगे कि हम सड़कों पे खड़े होकर उनको रेजिस्टेंस कर रहे थे, उनका विद्रोह कर रहे थे। और इसी बात की सजा मिली है दोस्तों, इसी बात की सजा मिली थी रोहित को। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस लड़ाई में हम लोग हैं, एक दर्द का रिश्ता आपस में होना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे झंडे का रंग क्या होगा, हमारे आप में यदि दर्द का रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत करते हुए हमें एक साझा मंच बनाना जरूरी है। रोहित को इसी बात की सजा मिली थी। रोहित केवल और केवल अपने दलित इशू पे बात नहीं करता था। रोहित को इस बात की सजा मिली जो मुसलमानों के लिए बोलता था। मुजफ्फरनगर बाकी है फिल्म, उसको स्क्रीनिंग करा रहा था, उसके लिए उसको सजा मिली। 16 दिसंबर की जब घटना हुई, पूरे देश भर में जब महिलाओं के पक्ष में आजादी के नारे लग रहे थे, उसके पक्ष में वो खड़ा होकर सबसे आगे बढ़कर वो बोल रहा था, इसकी उसको सजा मिली। और बंडारू जी अपने चिट्ठी में साफ तौर पे लिखते हैं कि ये रोहित तो एंटी नेशनल है। आप गौर से सुनिएगा, आखिर हमारे दुश्मन सबसे अच्छी तरीके से हम लोग को पहचानते हैं। वो कह रहे थे ये रोहित एंटी नेशनल है, ये रोहित कास्टिस्ट है। मतलब कि दलित सवालों पे बोलना आपको जातिवादी कहता है। मतलब आप माइनॉरिटी के पक्ष में बोलेंगे तो आप कम्युनल कहलाएंगे। अभी हमें एक लेटर थमा दिया गया है, हमें जब डिबार किया गया और उसके बाद हमें लेटर थमाया गया, तो किस जुर्म में आपको पता होगा जेएनयू ने हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए। वो कह रहे हैं कि ये लोग तो कम्युनल लोग हैं, ये समाज में कम्युनल हेट्रेड फैलाना चाहते हैं, ये समाज में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। मतलब इस देश में यदि आप लोगों के हक की बात करेंगे तो आप जातिवाद, आप कम्युनल करार दे दिए जाएंगे। और रोहित को भी इसी बात की सजा मिली थी कि वो न केवल अपने हक की बात करता था, वो देश में तमाम जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनसे एक यूनिटी की बात करता था। और उसी की सजा उसे मिली, उसकी ही सजा हम लोगों को मिल रही है। जो बात मैं मार्के के साथ आपके बीच कहना चाहता हूं कि आज देश में इसी बात की जरूरत है कि हम लोग एक बड़ी एकता बनाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस और जाति धर्म के लोग हैं। हमारे और आपके बीच जब आपके दुश्मन आपको एक समझ रहे हैं, तो हम लोगों को भी एक व्यापक एकता बनाने की जरूरत होगी। आप सारे लोगों को ये बात कहना चाहते हैं कि पूरे देश भर में जो एक डिबेट खड़ा हुआ है, पूरे देश भर को एक जेल खाने में तब्दील करने की कोशिश है। और इसीलिए हम लोग कह रहे थे ये केवल हमारे 5-6 लोगों का मसला है ही नहीं, ये हम 6-7 लोगों का कोई मसला है ही नहीं, केवल जेएनयू का भी मसला है नहीं। ये पूरे देश भर में वो सारे लोगों पे हमला है जो अपने लिए, अपने हकों के लिए बोलते हैं, सड़कों पे उतरकर बोलते हैं। और इसलिए उन लोगों को कहा जा रहा है, ब्रांड की जा रही है। इसीलिए जेएनयू को बदनाम करने का स्क्रिप्ट कोई 9 फरवरी को नहीं लिखा गया था, उसका स्क्रिप्ट 1.5-2 साल से चल रहा था जब से ये सरकार आई है। जब से स्वामी जी बोल रहे थे कि जेएनयू में पढ़ने वाले लोग को जो भी वहां पे है उनको तो फ्यूमिगेट कर देना चाहिए, उनको वहां पे बाकायदा उनको सीआरपीएफ कैंप वहां पे लगाकर उनको एनाहिलेट कर देना चाहिए। यहाँ पे जिहादी लोग रहते हैं क्योंकि आप लोगों के पक्ष की बात करते हैं, यहाँ पे कम्युनल लोग रहते हैं, यहाँ पे कास्टिस्ट लोग रहते हैं। ये स्वामी जी पहले से कह रहे थे। और 5 जन में बड़ा बड़ा आर्टिकल छपा था कि जेएनयू दरार का गढ़ है। हमको बता देना चाहते हैं कि समाज में यदि कहीं दरार है, यदि ऊंच नीच है, यदि जातिवाद है, यदि धर्म के नाम पे लोगों की हत्याएं होती है, यदि दरार है, तो उनको दिखाना कोई जुर्म नहीं है। इस बात के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उस दरार को करने वाले कौन लोग हैं। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने झंडा जलाया। हमारे साथी कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तिरंगा रहे या ये रहे, उनको कोई झंडे से मतलब नहीं है। उनको मतलब था कि ऐसे जेएनयू के लोग जो लोगों के हक की बात करते हैं उनको कैसे ब्रांड किया जाए। ब्रांड करने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है कि आप एक लोगों को दूसरे लोगों के खिलाफ खड़े करें। हमारे ही घर के लोग सिपाही, हमारे ही घर के लोग, इतने गरीब परिवार से उठने वाले लोग जो सरहद पे भी मरते हैं और खेतों में भी मरते हैं, उन लोगों को कैसे आपस में लड़ाया जाए। हनुमंतप्पा कोई आरएसएस का मेंबर नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने सवाल उठाया कि हमारे ही घर के लोग
जब सेना पे शहीद हो रहे हैं, और वहां पे जब हम लोग ये बात कहें कि जब एंटी एवलांच वहां पे उनके लिए कोई भी बंकर मौजूद नहीं कराया गया था, उनको मुहैया नहीं कराई गई थी, कौन लोग सियाचिन विवाद को कायम रखना चाहते हैं? ये सवाल पूछने की सजा हमें मिली। इसीलिए एफटीआई के साथी जब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुना है कि जिनको हमने चुना है वो आज कह रहे हैं कि पूछना मना है। हम लोगों को पूछने की सजा मिली है, और इसीलिए मैं इस सब के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हमारे कैंपस के कवि विद्रोही, जब 2500 साल पहले स्पार्टकस नाम का एक व्यक्ति हुआ था जो गुलाम प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया था, 2500 साल के बाद, उसके विद्रोह के बाद 2500 साल के बाद गुलाम प्रथा से हमें आजादी मिली थी। उसकी याद में हमारे कैंपस के कवि विद्रोही ने उसके एग्जाम्पल को लेते हुए एक कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ ये ऐलान करता हूं कि दुनिया भर के गुलामों को इकट्ठा करूंगा जरूर, और एक दिन रोम आएंगे जरूर, गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। हम यहां से ऐलान कर देना चाहते हैं कि आपका जितनी भी दमन होगी, हमारे लड़ने की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। हमें इस आंदोलन ने, इस क्रैकडाउन ने हमें जेल में आप लोगों ने बंद कर दिया। ऑक्युपाई यूजीसी में आपने हमें मार मार कर हमारी हड्डियों को तोड़ दिया, लेकिन आप हमारी हड्डियों को तोड़ सकते हैं, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं। यहां से हम ऐलान कर देना चाहते हैं कि देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे छोटे विपक्ष हैं, उन सबको एक मंच पे इकट्ठा करेंगे, और एक दिन जब इकट्ठा होंगे, अब असली बात ये बता देना चाहते हैं कि संसद के भीतर कोई विपक्ष नहीं बैठा हुआ है। आप देखिए कि किस तरह के सवाल संसद में उठाए जा रहे हैं। संघ और आरएसएस और भाजपा को जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, उनका मजाक ये लोग उड़ाते हैं। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि असली विपक्ष आप लोग हैं जो सड़कों पे उतरकर उनको चैलेंज कर रहे हैं। आपकी और हमारी एकता बनाने की जरूरत है। हो सकता है कि जिनको आपने चुना आपके साथ बिट्रे कर रहे हैं, लेकिन हम और आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ इस लड़ाई की शुरुआत अभी हुई है, ये कोई जीत नहीं हुई है। हमारे साथी भले ही जेल से छूटे हों, लेकिन जब तक इस देश में आपको मालूम होगा, कुडनकुलम के भीतर यही कांग्रेस की सरकार थी जिसमें पूरे के पूरे गांव को वहां पे सेडिशन चार्जेस में उनको बंद कर दिया गया था, उनपे चार्जेस लगा दिए गए थे। आपको मालूम होगा उड़ीसा में ओटीवी में काम करने वाले एक पत्रकार हैं, वो केवल इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि वहां पे गरीबी से एक पहाड़िया जाति है जो डोलोमाइट पत्थर खाकर अपनी भूख मिटाती है। उसको कहने के लिए, उस रिपोर्टिंग को करने के लिए आपको इस बारे में पता नहीं होगी, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया होगा, लेकिन केवल इस रिपोर्टिंग के लिए उनको सिटीजन चार्जेस में राजद्रोह में उनको बंदी बना लिया गया। दोस्तों, पूरे देश भर में ये हो गई। हो सकता है कि जेएनयू में, हम लोग जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ते हो, ज्यादा मुद्दा हाईलाइट हो गया हो, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा आम लोग जो हर दिन अपने इस जुल्म की इंतहा को सह रहे हैं, हम उनके पक्ष में जब तक खड़े नहीं होंगे, ये लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। आप देखिए कि किस लोगों को बोलने की आजादी है। आप देखिए कि जब कोबरा पोस्ट में यही लोग जब चीख कर कह रहे थे, बिहार में बथानी टोला नाम का एक जगह है, बिहार में बाथे नाम का एक जगह है, जहां पे नरसंहार हुआ था। 6 महीने के छोटे छोटे बच्चों को बंदूक की नोक पर उछाल कर मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट, अपर कास्ट के प्रति जब अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे थे, तो पूरे के पूरे को एनालाइट करने की जो राजनीति वहां चल रही थी, उसके खिलाफ वहां के दलित लोग जब खड़े हुए थे, वहां के मुसलमान लोग जब खड़े हुए थे, और आज कुछ साल पहले जब वो चीख कर कोबरा पोस्ट में ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने मारा है, हमने महिलाओं का रेप किया है, क्योंकि ये बड़े होकर नक्सली पैदा करेंगी, इसीलिए इनको मार देने की जरूरत है। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर कौन लोग तुमको पैसा देता था, आखिर हथियार, जो सेना के हथियार आपको कौन लोग देते थे, खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि यही भाजपा के मंत्री के लोग हमको पैसा देते थे, यही भाजपा के लोग हम लोगों को हथियार मुहैया कराए थे। लेकिन इन लोगों पे राजद्रोह नहीं लगेगा, इन लोगों पे सेडिशन चार्जेस नहीं लगेगा, उन लोगों पे नहीं लगेगा जो सीधे ऐलान करते हैं कि कन्हैया को कि जीभ काट लोगे तो 11 लाख रुपया आपको मिलेगा, गर्दन काट लोगे तो 10 लाख रुपया मिलेगा। उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी जब आप बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। कार्रवाई उन लोगों पे होगी जो सच में हक की आवाज को बुलंद करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है कि हम लोगों को एक बड़ी एकता बनाने की जरूरत है, जो सच में जमीन पर रहकर अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।